बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में, जहां लहलहाते खेत क्षितिज को छूते थे और नदियां विशाल मैदानों में लोरी गाती हुई बहती थी, वही एक भव्य साम्राज्य बसा हुआ था। महल की छतें सोने से मंडी थी और खंभों पर ऐसे नायाब हीरे जड़े थे जो रात के अंधेरे में भी जुगनुओं की तरह चमकते थे। ये महल वैभव और विलासिता का प्रतीक था। लेकिन उसी महल की गगनचुंबी दीवारों की छाया में ठीक बाहर एक दूसरी दुनिया भी बसती थी। एक छोटा सा गांव, जहां की हवा में इत्र की नहीं बल्कि गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध थी, जहां छतें सोने की नहीं फूस और खपरेल की थी। इसी गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव के पास ना तो धन था, ना ही कोई संचित खजाना। उसकी संपत्ति थी उसकी 2 बैलों की जोड़ी, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा और उसकी अटूट मेहनत। उसके कपड़े अक्सर मिट्टी से सने रहते, पसीने की गंध उसके देह का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो दरबार के किसी भी रत्न से अधिक चमकदार था। वो मानता था कि असली सोना वो नहीं जो तिजोरी में बंद है, बल्कि असली सोना वह है जो उसकी मेहनत से समतल धरती का सीना चीरकर अनाज के रूप में बाहर आता है। दूसरी ओर उस स्वर्ण महल के भीतर राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी मायरा रहती थी। मायरा अपार सुंदरी थी। उसकी त्वचा इतनी कोमल थी मानो गुलाब की पंखुड़ी, और आंखें इतनी गहरी मानो झील का शांत जल। वो रेशम के बिछौने पर सोती, चांदी के बर्तनों में भोजन करती और दास दासियों के घेरे में रहती। उसने जीवन में कभी अभाव शब्द का अर्थ नहीं जाना था। उसके लिए दुनिया उतनी ही थी जितनी महल की खिड़कियों से दिखाई देती थी, सुंदर, सुरक्षित और सुखमय। गर्मियों का महीना था, सूरज आग उगल रहा था और मैदानी धरती तवे की तरह तप रही थी। ऐसे में राजकुमारी मायरा अपने रथ पर सवार होकर शाही बाग की ओर जा रही थी, जो राज्य की सीमा पर स्थित घने वन के पास था। अचानक मैदान के बीच से गुजरते एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर रथ का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस गया। पहिया ऐसा धंसा कि शाही सारथी और अंगरक्षक के लाश प्रयास के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। धूप तेज थी। राजकुमारी माहिरा, जो फूलों की छांव में पली थी, गर्मी से व्याकुल हो उठी। उसने रथ से नीचे उतरकर पास के एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में विश्राम करने का निर्णय लिया। तभी उसके कानों में एक मधुर सुर सुनाई दिया। कोई गा रहा था। राजकुमारी ने देखा, पास ही के सपाट खेत में एक युवक नंगे बदन पसीने से लथपथ होकर हल चला रहा था। सूरज सिर पर था, लू के थपड़े चल रहे थे, फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी और कंठ में गीत। मायरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी भीषण गर्मी, शरीर को झुलसा देने वाली धूप, और ये व्यक्ति गा रहा है। कौतूहल बस वो अपनी दासियों को पीछे छोड़कर खेत की मेड़ तक पहुंच गई। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसने राजकुमारी को देखा ही नहीं। जब मायरा ने संखार कर उसका ध्यान खींचा तो माधव ने अपनी बैलों की जोड़ी रोकी और हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ा हो गया। तुम कौन हो? मायरा ने पूछा। उसकी आवाज में राष्ट्रीय अधिकार और आश्चर्य दोनों थे। और इस तपती धूप में, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, तुम मुस्कुरा कैसे रखते हो? क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? माधव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रणाम, मेरा नाम माधव है। पीड़ा तो शरीर को होती है, मन तो आनंद में है। ये धूप, ये पसीना, यही तो मेरे साथी है। जब मैं इस धरती को जोतता हूँ तो मुझे इसमें अपनी संतानों का भविष्य और पूर्वजों का आशीर्वाद दिखाई देता है। भला जो अपनी माँ की सेवा कर रहा हो, उसे थकान कैसे हो सकती है? राजकुमारी अवाक रह गई। उसने महल में अनेकों विद्वानों को सुना था, पर ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। उसने अपनी कमर से एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली निकाली और माधव की ओर बढ़ाई। लो, ये स्वर्ण मुद्राएं, तुम बहुत गरीब दिखते हो। इससे तुम जीवन भर आराम से बैठकर खा सकोगे।
तुम्हें अब इस धूप में जलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माधव ने थैली की ओर देखा, फिर राजकुमारी की आंखों में उसने विनम्रता से सिर झुका लिया। क्षमा करे राजकुमारी जी, ये सोना मेरे किसी काम का नहीं। ये मुझे रोटी तो दे सकता है, पर वो भूख नहीं दे सकता जिससे भोजन का स्वाद आता है। ये मुझे बिस्तर तो दे सकता है, पर वो नींद नहीं दे सकता जो दिन भर की मेहनत के बाद आती है। मेरा संतोष ही मेरा धन है। राजकुमारी अपमानित नहीं बल्कि स्तब्ध महसूस कर रही थी। वह अपना धन वापस लेकर महल लौट गई, लेकिन माधव का वो वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा, संतोष ही मेरा धन है। महल लौटकर मायरा ने अपने पिता महाराज को ये वृतांत सुनाया। राजा को ये बात हजम नहीं हुई। एक मामूली किसान और इतना अहंकार, या शायद वो अज्ञानी है। राजा ने कहा, बेटी, हर इंसान की एक कीमत होती है। उसका संतोष केवल इसलिए है क्योंकि उसने विलासिता का स्वाद नहीं चखा। राजा ने माधव की परीक्षा लेने की ठानी। अगले ही दिन शाही फरमान जारी हुआ और माधव को दरबार में बुलाया गया। दरबार सजा हुआ था। मंत्रियों और सामंतियों के बीच अपने साधारण और मैले कपड़ों में माधव खड़ा था, पर उसका मस्तक ऊंचा था। राजा ने सिंहासन से गजरते हुए कहा, माधव, हमने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा सुनी है। हम तुम्हें अपने शाही बागीचे का मुख्य माली नियुक्त करना चाहते हैं। तुम्हें अब खेत में हल चलाने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें रहने के लिए महल का एक कक्ष है। पहनने को रेशमी वस्त्र और खाने को शाही पकवान मिलेंगे। बस शर्त यह है कि तुम अपनी उस पुरानी झोपड़ी और खेत को भूल जाओगे। पूरा दरबार माधव की ओर देख रहा था। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना मूर्खता होती। माधव कुछ क्षण मौन रहा। उसने सोचा, शायद विधाता मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर उसने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मेरी भी एक विनती है। मैं ये पद स्वीकार करूंगा, किंतु मुझे अपने साथ अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी रखने की अनुमति दी जाए। राजा हंसे, मिट्टी? शौक से रख लो। माधव महल में रहने लगा। उसे मखमल के गद्दे मिले जिन पर शरीर धंस जाता था। उसे 56 भोग मिले जिनकी सुगंध से ही पेट भर जाए। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस शाही बागीचे में फूलों को निहारना होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, माधव के चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी। मखमल के बिस्तर पर उसे नींद नहीं आती। वो करवटें बदलता रहता। बिना पसीना बहाए शाही पकवान उसे बेस्वाद लगने लगा। उसका शरीर कोमल हो गया, पर मन भारी रहने लगा। वो अपनी पोल्ट्री में रखी उस मुट्ठी भर मिट्टी को देखता और उसे अपने खेत की याद आती। उसे वो खुला आसमान, वो ताजी हवा और मेहनत की मिठास याद आती। एक महीने बाद राजकुमारी मायरा बागीचे में आई। उसने देखा कि माधव एक मुरझाए हुए पौधे के पास उदास बैठा है। वो अब पहले जैसा स्वस्थ और प्रसन्न नहीं दिख रहा था। माधव, राजकुमारी ने पूछा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, धन, पद, आराम, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या मेरे पिता का खजाना कम पड़ गया? माधव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। राजकुमारी जी, पंछी को सोने के पिंजरे में बंद कर देने से उसका पेट तो भर सकता है, पर उसकी उड़ान मर जाती है। आपने मुझे सुविधाएं तो दी, पर मेरा जीवन छीन लिया। ये आराम मेरे लिए सजा बन गया है। बिना परिश्रम का धन, बिना भूख का भोजन और बिना थकान की नींद, ये सब आत्मा को बीमार कर देते हैं। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने घोषणा की, राज्य में भीषण सूखा पड़ने की संभावना है। शाही ज्योतिषी और मंत्री चिंतित थे। पड़ोसी राज्य से अनाज मंगवाने की बात हो रही थी। राजा ने माधव से पूछा, तुम तो धरती के पुत्र हो, बताओ हम इस संकट से कैसे निपटे? हमारा खजाना अनाज तो पैदा नहीं कर सकता। माधव का चेहरा एकदम से बदल गया। उसमें वो पुरानी आत्मविश्वास लौट गया। महाराज, माधव ने दृढ़ता से कहा, सोने के सिक्कों को जमीन में बोने से फसल नहीं उगती। खजाना खोल देने से
पेट नहीं भरता। यदि आप अनुमति दे दो तो मैं महल की विलासिता छोड़कर वापस अपने खेत जाना चाहता हूँ। हमें वर्षा का इंतजार करने के बजाय नहरों को साफ करना होगा और पुरानी वावड़ियों को गहरा करना होगा। कुदरत केवल उसी की मदद करती है जो पसीना बहाना जानता है। राजा ने चुनौती दी, यदि तुम असफल रहे तो मेरा जीवन आपका, माधव ने उत्तर दिया। परंतु यदि मैं सफल रहा तो आपको मानना होगा कि किसान का पसीना आपके राजकोष के हीरो से अधिक कीमती है। माधव महल छोड़कर वापस अपने घर में लौट गया। उसने अपने पुराने कपड़े पहने और कुदाल उठाई। उसे देखकर गांव के अन्य किसान भी जागे। माधव ने दिन रात एक कर दिया। उसने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने सूखी नदियों के रास्ते मोड़े, पुराने तालाब की गाद निकाली और वर्षा के पानी को संचय करने के लिए बेड़ाबंदी की। महल के झरोखे से राजकुमारी और राजा ये सब देखते रहे। वे देखते कि कैसे माधव चिलचिलाती धूप में भूखा प्यासा रहकर भी अथक परिश्रम कर रहा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि महल में उदास रहने वाला माधव अब फिर से मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना तेज लौट आया था। आखिरकार मेहनत रंग लाई। बादलों ने आसमान घेरा और वर्षा हुई, क्योंकि माधव ने पहले से तैयारी कर रखी थी। पानी व्यर्थ बहने के बजाय खेतों और तालाबों में जमा हो गया। जहां पड़ोसी राज्यों में सूखा पड़ा, वही माधव के गांव और राज्यों में लहलहा उठी। फसल कटाई का समय आया। माधव ने नवनिर्मित अनाज का पहला हिस्सा एक पोटली में बांधा और राज दरबार पहुंचा। उसने राजा के चरणों में वो अनाज रखा और कहा, महाराज, यह है असली दौलत। यह हीरे मोती की तरह चमकता नहीं, पर यह किसी को भूखा नहीं सोने देता। राजकुमारी मायरा सिंहासन से उतरी और माधव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कौतूहल नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। माधव, राजकुमारी ने कहा, तुमने मुझे वो पाठ पढ़ाया है जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सका। मैंने देखा है कि महल के नरम बिछौने तुम्हें वो सुख नहीं दे सके जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत ने दिया। तुम सही थे, बाहरी चमक दमक क्षणिक है, लेकिन आत्मा का संतोष और परिश्रम का फल ही शाश्वत सुख है। राजा ने भी सिंहासन से उठकर माधव को गले लगा लिया। उन्होंने स्वीकार किया, आज एक गरीब किसान ने एक राजा को अमीर बना दिया। तुमने हमें बताया कि राज्य की असली शक्ति तिजोरी में नहीं, बल्कि खेती में होती है। उस दिन के बाद राजकुमारी मायरा अक्सर महल से बाहर आती, लेकिन अब रथ में बैठकर सैर करने नहीं, बल्कि खेतों में काम करने वालों का हाल जानने। उन्होंने समझा कि जीवन की सुंदरता केवल आराम में नहीं, संघर्ष और सीजन में है। माधव अपने खेत में ही रहा, अपने मिट्टी और बैलों के साथ, क्योंकि वो जानता था कि असली राजा वो नहीं जो राज करता है, बल्कि वो है जो अपनी शर्तों पर जीता है और दूसरों का पेट भरता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे।